नमस्कार, एएनबी सुपरफास्ट में दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं कर्ण जोशी। बढ़ेंगे पहली खबर की तरफ। भारतीय सरजमीं पर फ्रांस से आ रहे 5 लड़ाकू विमान राफेल की आज लैंडिंग होगी। पहले बैच के तौर पर आ रहे 5 राफेल विमान आज अंबाला पहुंचेंगे और फिर भारतीय वायुसेना की टुकड़ी में शामिल हो जाएंगे। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया अंबाला एयरबेस पर आज यानी दोपहर बाद 5 राफेल विमानों को रिसीव करेंगे। आपको बता दें कि इस बाबत अंबाला में धारा 144 लागू है। वहीं सूत्रों के मुताबिक भारतीय राफेल करीब 11 बजे संयुक्त अरब अमीरात के अल दफरा से टेक ऑफ करेंगे और दोपहर 2 बजे तक अंबाला पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, इन राफेल विमानों की लैंडिंग के लिए एक बैक बेस भी तैयार है। अगर अंबाला और उसके आसपास में मौसम अनुकूल नहीं रहता है तो फिर इन राफेल जेट्स की लैंडिंग जोधपुर एयरबेस पर होगी। बता दें कि अंबाला और जोधपुर दोनों ही एयरबेस रणनीतिक और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। फिलहाल अंबाला में राफेल फाइटर जेट्स की लैंडिंग को ध्यान में रखते हुए अंबाला एयरबेस के पास के 4 गांवों में धारा 144 लागू कर दी गई। इतना ही नहीं, इन इलाकों में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी निषेध है। अंबाला के डीएसपी ट्रैफिक मनीष सहगल ने कहा कि प्रशासन हाई अलर्ट पर है और लैंडिंग के दौरान छतों पर लोगों का जमावड़ा और फोटोग्राफी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। प्रशासन ने धूलकोट, बलदेव नगर, गरनाला और पंजोखरा जैसे स्थानों से वायुसेना स्टेशन की तस्वीरों को लेने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। दरअसल भारत ने 23 सितंबर 2016 को फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी दसॉल्ट एविएशन से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 59,000 करोड़ रुपए का सौदा किया था। 6 राफेल प्रशिक्षु विमानों की पुंछ पर आरबी श्रृंखला की संख्या अंकित होगी। आरबी एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया के नाम के पहले और अंतिम शब्द का संक्षिप्त रूप होगा। उन्होंने इस सौदे में मुख्य वार्ताकार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राफेल लड़ाकू विमान आखिरकार आज भारत पहुंच रहा है। लोकसभा चुनाव 2019 में यह सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से इस विमान की डील में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था और पीएम नरेंद्र मोदी को घेरा गया था। अब जब राफेल आ रहा है तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कई ट्वीट किए। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से इस डील पर सवाल उठाते हुए राफेल विमान की कीमत पूछी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने लिखा कि आखिर राफेल प्लेन आ गया। 126 राफेल खरीदने का फैसला 2012 में यूपीए ने किया था, जिसमें से 18 राफेल छोड़कर अन्य सभी को HAL की ओर से भारत में बनाया जाना था। यह भारत के आत्मनिर्भर होने का प्रमाण था। एक राफेल की कीमत 746 करोड़ रुपए तय की गई थी, लेकिन मोदी जी ने HAL का हक मारकर निजी कंपनी को देने का समझौता कर लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा को अनदेखा कर 126 राफेल खरीदने के बजाय केवल 36 खरीदने का निर्णय लिया गया। कांग्रेस नेता ने लिखा कि एक राफेल की कीमत कांग्रेस सरकार ने 746 करोड़ तय की थी, लेकिन चौकीदार महोदय कई बार संसद में और संसद के बाहर भी मांग करने के बावजूद आज तक एक राफेल कितने में खरीदा है बताने से बच रहे हैं। क्यों? क्योंकि चौकीदार जी की चोरी उजागर हो जाएगी। चौकीदार जी अब तो उसकी कीमत बता दें। राजस्थान की गहलोत सरकार को घेरने की कवायद तेज हो गई है। बहुजन समाज पार्टी ने भी राजस्थान हाईकोर्ट में 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ याचिका दाखिल की है। बसपा महासचिव सतीश मिश्रा की ओर से दाखिल याचिका में विधायकों के विलय को चुनौती दी गई है। आपको बता दें कि BSP विधायकों का कांग्रेस में विलय कराए जाने का मायावती कई बार विरोध कर चुकी है। BSP अध्यक्ष मायावती ने बीते दिन कहा था कि BSP पहले भी कोर्ट जा सकती थी, लेकिन हम उस समय का इंतजार कर रहे थे जब अशोक गहलोत और कांग्रेस को सबक सिखाया जा सके। अब हमने कोर्ट जाने का फैसला किया है। हम इस मुद्दे को जाने नहीं देंगे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। वहीं गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए BSP अध्यक्ष मायावती ने कहा कि राजस्थान में चुनाव के बाद कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से CM अशोक गहलोत ने बसपा को नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे सभी विधायकों को अपनी पार्टी में विलय करवा दिया।
वहीं बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने भी राजस्थान हाईकोर्ट में नई याचिका लगाई है। इस मामले को लेकर दिलावर पहले भी याचिका लगा चुके हैं, जिसे सोमवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। दरअसल मदन दिलावर की मांग थी कि इन विधायकों को दल बदल कानून के तहत विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करें, लेकिन स्पीकर ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद दिलावर हाईकोर्ट पहुंच गए। इस बीच 24 जुलाई को स्पीकर ने शिकायत को निरस्त कर दिया। इस वजह से हाईकोर्ट में अर्जी खारिज हो गई थी। राजस्थान की सियासी लड़ाई इन दिनों कोर्ट में लड़ी जा रही है। सचिन पायलट गुट के एक और विधायक ने राजस्थान हाईकोर्ट में 3 याचिकाएं दायर की। कांग्रेस से निलंबित विधायक भंवरलाल शर्मा ने हाईकोर्ट में एसओजी की ओर से दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दायर की। बागी विधायक भंवरलाल की ओर से दायर याचिका में एसओजी में दर्ज 2 एफआईआर और एसीबी की एफआईआर को रद्द करने के साथ ही एसओजी में दर्ज एफआईआर मामले की एनआईए से जांच कराने की मांग की गई। वहीं बताया गया कि बागी विधायक भंवरलाल शर्मा की 2 याचिकाओं पर 4 अगस्त को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि विधायकों की खरीद फरोख्त का 2 ऑडियो सामने आया था। कांग्रेस ने दावा किया था कि विधायक भंवरलाल शर्मा बीजेपी नेताओं से विधायकों की डील कर रहे थे। इस मामले की जांच एसओजी और एसीबी को दी गई थी, जिसके बाद से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि 17 जुलाई को कांग्रेस ने सचिन पायलट खेमे के 2 विधायकों और भंवरलाल शर्मा को विश्वेंद्र सिंह को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया था। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद उनके मंत्रिमंडल के एक और मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। मंत्री के साथ साथ उनकी पत्नी भी कोरोना संक्रमित हो गई। दरअसल राज्य के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। साथ ही उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। तुलसी मंगलवार को इंदौर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए थे। वहीं बता दें कि अब तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत 2 कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया और तुलसी सिलावट कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। तुलसी सिलावट इंदौर के सांवेर में उपचुनाव को लेकर कई दिनों से प्रचार में लगे हुए थे। तुलसी सिलावट ने मंगलवार देर रात ट्वीट कर बताया कि कोई लक्षण ना होने पर भी मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मैंने कोरोना टेस्ट करवाया था। मेरी और मेरी धर्मपत्नी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुझे विश्वास है कि आप सबकी शुभकामनाओं से हम कोरोना को हराएंगे। कोरोना संकट के बीच देश की राजधानी के लिए एक राहत भरी खबर आई। अब धीरे धीरे दिल्ली की स्थिति सुधरने लगी है। नए केस सामने आने की रफ्तार में काफ़ी कमी आई है। इसी वजह से दिल्ली सरकार कोरोना से संबंधित कुछ फैसले वापस लेने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अब दिल्ली सरकार उन होटलों को मुक्त करने का फैसला ले सकती है जिनको कोरोना इलाज के लिए हॉस्पिटल के साथ अटैच किया गया था। दरअसल दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले घट रहे हैं। ऐसे में हॉस्पिटल के साथ जिन होटलों को अटैच किया गया था उनमें से बहुत से होटल मरीज ना होने के चलते खाली पड़े हुए हैं और दिल्ली के अस्पतालों में भी करीब 82 बेड्स खाली हैं। ऐसे में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसे लेकर एक अहम बैठक करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सीएम केजरीवाल की ओर से होटलों को हॉस्पिटल से अलग करने का फैसला लिया जा सकता है। भोपाल में कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों के लिए अब इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया गया है। मंगलवार शाम भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने वाले लोगों को क्वारंटीन होना जरूरी है। कुछ लोगों को सरकार की ओर से बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में असहज महसूस होना लाजमी है, लेकिन उन लोगों के लिए अब प्राइवेट होटल्स में पेड क्वारंटीन की सुविधा भी शुरू की जा रही है। वहीं इसके लिए शासन ने भोपाल के प्राइवेट होटलों की एक लिस्ट बनाई है जहां लोग अपने खर्चे पर क्वारंटीन हो सकेंगे। होटलों की जानकारी स्थानीय एसडीएम के पास होगी और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोग उनसे जानकारी लेकर निर्धारित होटलों में क्वारंटीन हो सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि स्थानीय प्रशासन क्वारंटीन सेंटरों में सुविधा देने में नाकाम रहा, इसीलिए नया प्लान लाया गया। एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या कोरोना का इलाज कराने के 10 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। ऐश्वर्या और आराध्या की कोरोना रिपोर्ट जैसे ही नेगेटिव आई उन्हें घर भेज दिया गया। अब एक्ट्रेस ने अपने सभी फैंस का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में उनके लिए प्रार्थनाएं की।
ऐश्वर्या ने इंस्टाग्राम पर हाथ जोड़े एक पोस्ट शेयर किया जिसके कैप्शन में लिखा कि मेरी डार्लिंग एंजल आराध्या, पा, अभिषेक और मेरे लिए की गई सभी की दुआओं और प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस सब के लिए हम अभिभूत हैं, हमेशा ऋणी रहेंगे। आप सभी का भगवान भला करे। आप सभी की सलामती के लिए मेरी दुआएं सलामत रहें, सुरक्षित रहें। मैं आप सभी से बेहद प्यार करती हूँ। वहीं बता दें कि ऐश्वर्या और आराध्या के कोरोना नेगेटिव होने की जानकारी अभिषेक बच्चन ने 27 जुलाई को ट्वीट कर दी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि आप सभी की लगातार दुआओं और शुभकामनाओं का शुक्रिया, मैं हमेशा इसका ऋणी रहूंगा। ऐश्वर्या और आराध्या कोरोना नेगेटिव हो चुके हैं और अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए। वे अब घर पर ही रहेंगे। मेरे पिता और मैं मेडिकल स्टाफ की निगरानी में अस्पताल में ही रहेंगे। देश में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। देश में संक्रमितों की संख्या 15 लाख के पार पहुंच गई। देश में कुल संक्रमित 15,35,000 हो गए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 49,632 नए मरीज सामने आए और 770 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की कुल संख्या 5,10,782 है और इलाज के बाद 9,99,878 लोगों को डिस्चार्ज कर चुके हैं। कोरोना की चपेट में आकर अब तक 34,252 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं देश के अलग अलग राज्यों से कोरोना के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वह बेहद चिंताजनक है। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के 3,91,440 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। राज्य में कोरोना के 1,44,694 सक्रिय मामले हैं और अब तक 2,32,277 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है, तो वहीं 14,165 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना प्रभावित राज्यों में तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। तमिलनाडु में कोरोना के अब तक 2,27,688 मामले सामने आ चुके हैं। राज्य में 57,073 सक्रिय केस है और 1,66,956 लोगों को अस्पताल से इलाज के बाद छुट्टी दी जा चुकी है। अब तक 3,659 लोगों की मौत हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली कोरोना प्रभावित राज्यों में तीसरे नंबर पर है। दिल्ली में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 1,32,275 हो गई, जिसमें 10,887 मामले सक्रिय हैं और 1,17,560 डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 3,881 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आंध्र प्रदेश कोरोना प्रभावित राज्यों में चौथे नंबर पर है। राज्य में अब तक कोरोना के 1,10,297 केस सामने आ चुके हैं। इनमें 56,527 मामले सक्रिय हैं और 52,622 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। राज्य में अब तक कोरोना से 1,148 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं कोरोना प्रभावित राज्यों में कर्नाटक 5वें नंबर पर पहुंच गया। कर्नाटक में अब तक कोरोना के 1,07,000 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 64,431 केस सक्रिय हैं और 40,504 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। राज्य में कोरोना से अब तक 2,057 लोगों की जान जा चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में भी यूरोपीय शहरों की तर्ज पर 100 फीट चौड़ी 500 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। इसके लिए अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोक निर्माण विभाग से विस्तृत प्लान मांगा है। पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली की 7 सड़कों को रीडिज़ाइन करने की योजना को मंजूरी दी गई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में रीडेवलप की गई चांदनी चौक की सड़क को पायलट प्रोजेक्ट मानते हुए दिल्ली की 100 फीट चौड़ी करीब 500 किलोमीटर सड़कों तक इस योजना का विस्तार करने को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पीडब्ल्यूडी से 3 सप्ताह में 500 किलोमीटर सड़क का विस्तृत प्लान मांगा है। इन सड़कों का विकास बीओटी की तर्ज पर होगा और निर्माण करने वाली कंपनी 15 साल तक मेंटेनेंस की जिम्मेदारी संभालेगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिन 7 सड़कों का काम दिसंबर 2020 तक पूरा होना था, उनकी समय सीमा को कोरोना महामारी के कारण अगस्त 2021 तक बढ़ा दिया गया। तो वहीं रूस से अच्छी खबर आई है। रूस के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि वो अगस्त के मध्य तक कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन को मंजूरी दे सकते हैं।
यानी अगले 2 हफ्तों में रूस कोरोना वायरस की वैक्सीन बाजार में ला देगा। रूसी अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने CNN चैनल को बताया कि वह वैक्सीन की मंजूरी के लिए 10 अगस्त या उससे पहले की तारीख पर काम कर रहे हैं। वहीं इस वैक्सीन को मॉस्को स्थित गामालेया इंस्टीट्यूट में बनाया गया। गामालेया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि वे इस वैक्सीन को आम जनता के उपयोग के लिए 10 अगस्त तक मंजूरी दिलवा देंगे, लेकिन यह सबसे पहले फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी। रूस के सोवरन वेल्थ फंड के प्रमुख किरिल मित्रीव ने कहा कि यह ऐतिहासिक मौका है। जैसे हमने अंतरिक्ष में पहला सैटेलाइट छोड़ा था, यह वैसा ही मौका है। कोरोना वायरस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बार फिर से लोगों को आगाह किया है। WHO का कहना है कि लोगों को किसी तरह की गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि कोरोना वायरस एक मौसमी बीमारी है जो मौसम बदलने के साथ कम हो जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रवक्ता मार्गरेट हैरिस ने एक वर्चुअल ब्रीफिंग में कहा कि कोरोना वायरस महामारी एक बड़ी लहर है। वहीं इसके साथ ही हैरिस ने उत्तरी गोलार्ध में गर्मी के मौसम में इस वायरस को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही ना करने की चेतावनी भी दी। हैरिस ने कहा कि कोरोना वायरस किसी आम इन्फ्लुएंजा की तरह नहीं है जो मौसम बदलने के साथ कम हो जाए। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में इस समय कोरोना मरीज 1,69,00,000 से ज़्यादा हो गए हैं और रोज़ाना 2 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इसके अलावा अब तक इस महामारी से 6,63,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने 31 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाने की फाइल को एक बार फिर से राजस्थान सरकार के पास वापस भेज दिया। इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि तीसरी बार राज्यपाल ने प्रेम पत्र भेजा है, अब मैं उनके साथ चाय पीने जा रहा हूं। क्या बात है। गौरतलब है कि सीएम अशोक गहलोत के निवास पर मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई थी, जिसमें विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को लेकर राज्यपाल की आपत्तियों पर चर्चा हुई थी। इसी दौरान गहलोत की टीम ने अपने जवाब का मसौदा तैयार किया और 31 जुलाई को विशेष सत्र बुलाने के लिए तीसरी बार उनसे अनुरोध करते हुए राज्यपाल को पत्र भेजा। कैबिनेट की बैठक के बाद परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खारियावास ने कहा कि सत्र बुलाने का हमारा कानूनी अधिकार है, राज्यपाल इस पर सवाल नहीं कर सकते। फिर भी हम उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। जहां तक 21 दिनों के नोटिस का प्रश्न है, 10 दिन पहले ही बीत चुके हैं, फिर भी राज्यपाल ने कोई तिथि जारी नहीं की। वहीं बता दें कि राज्यपाल कलराज मिश्र विशेष विधानसभा सत्र की मांग के प्रस्ताव वाली राज्य सरकार की फाइल को 2 बार लौटा चुके हैं। गहलोत सरकार को लगता है कि 31 जुलाई से विशेष सत्र बुलाने पर अब अडिग हैं। राजनीतिक संकट सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच लड़ाई के साथ शुरू हुआ, जो अब गहलोत बनाम राज्यपाल की लड़ाई बन गया है। इससे पहले सोमवार को राज्यपाल ने विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की गहलोत सरकार की मांग को खारिज कर दिया और कहा था कि सत्र बुलाने के लिए सरकार को 21 दिनों का नोटिस देना होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यह फैसला मोदी कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया। इस बैठक के दौरान मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दे दी। गौरतलब है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया था कि मंत्रालय का मौजूदा नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाए। इस प्रस्ताव पर मोदी कैबिनेट ने मोहर लगा दी। वहीं इसके साथ ही नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई। अब पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी ताकि शिक्षा क्षेत्र में अव्यवस्था को खत्म किया जा सके। दरअसल केंद्र सरकार का मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़े स्तर पर बदलाव की जरूरत है ताकि भारत दुनिया में ज्ञान का सुपर पावर बन सके। इसके लिए सभी को अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दिए जाने की जरूरत है ताकि एक प्रगतिशील और गतिमान समाज की स्थापना हो सके। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच तनाव कम हो गया है, लेकिन चीनी सेना पीछे नहीं जा रही। पैंगोंग और गोगरा इलाके में अभी भी चीनी सेना पीछे नहीं गई। हालांकि जवानों की तैनाती में कमी की गई है, लेकिन अभी भी दोनों देश के जवान जमे हुए हैं। एक पखवाड़े से फिंगर एरिया में कोई बदलाव नहीं आया है। चीनी सेना अभी भी रिज एरिया में डटी हुई है और फिंगर 4 से पीछे हटकर फिंगर 5 पर मौजूद है। हालांकि गलवान और हॉट स्प्रिंग एरिया में दूसरे राउंड का डिसएंगेजमेंट पूरा हो गया है। दोनों देशों की सेनाओं ने अपने जवानों को पीछे बुला लिया है। कल ही चीन ने दावा किया था कि विवादित क्षेत्रों में ज़्यादातर में
उसकी पीछे हटने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। ग्लोबल टाइम्स ने चीनी विदेश कार्यालय के हवाले से लिखा कि PP 14, 15, 17A से डिसएंगेजमेंट का काम पूरा हो चुका है, जबकि पैंगोंग झील के फिंगर क्षेत्र में डिसएंगेजमेंट अभी नहीं हुआ है। अमेरिका और चीन के बीच तनाव की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। पहले अमेरिका ने चीन के दूतावास को बंद किया, फिर चीन ने भी ऐसा करके पलटवार किया। इस बीच भारतीय मूल की अमेरिकी नेता निकी हेली ने चीन पर फिर हमला बोला। निकी का कहना है कि शी जिनपिंग की अगुवाई में चीन ज़्यादा आक्रामक हुआ और दूसरों को परेशान कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की प्रतिनिधि रह चुकी निकी हेली ने एक इंटरव्यू में चीन पर जमकर हमला बोला। वहीं निकी हेली ने कहा कि जब से शी जिनपिंग ने खुद को चीन का राजा समझ लिया, तभी से उसका रुख काफ़ी आक्रामक हो गया। हेली ने आगे कहा कि चीन अब दूसरों को परेशान करने वाला बन गया है, जो जानबूझकर मुद्दों को सुलझाता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में भी उसने देशों को धमकाया और खुद को वोट देने के लिए दबाव बनाया। निकी के मुताबिक जब से चीन ने वन रोड वन बेल्ट का सपना देखा, तो हर उसकी ओर से देश पर दबाव बनाया जाने लगा। वहीं इसके साथ ही अमेरिकी नेता ने कहा कि यह लंबे वक्त तक नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप अपने लोगों को आज़ादी नहीं दोगे तो लोग बागी हो जाएंगे। ऐसे में चीन में भी जल्दी लोगों की बगावत देखने को मिल सकती है। चीन की ओर से लगातार ताइवान, भारत पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम इस पर नज़र बनाए हुए हैं। आज चीन को समझना होगा कि अमेरिका की नज़र उन पर है। ऐसे में सब इतनी आसानी से नहीं निपटेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे यार नेतन्याहू ने अपने विवादित ट्वीट को लेकर भारतीय हिंदुओं से माफ़ी मांगी है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर सक्रिय यार ने देवी दुर्गा की एक मौफट तस्वीर शेयर की थी। यार ने जो तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की थी, उसके चेहरे पर लॉयनबेट अरी का चेहरा लगा था। गौरतलब है कि लॉयनबेट अरी प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में अभियोजक हैं। यार के इस ट्वीट को लेकर जब विवाद बढ़ा तो उन्होंने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी, अपनी सफाई देते हुए और भारतीय हिंदुओं से माफ़ी मांगते हुए। यार ने अपने अगले ट्वीट में लिखा कि मैंने एक व्यंग्यात्मक पेज से इजराइल के राजनीतिक चेहरों की आलोचना में मीम ट्वीट किया था। मुझे नहीं पता था कि इस तस्वीर का हिंदू आस्था से कोई लेना देना है। मुझे जैसे ही मेरे भारतीय दोस्तों के कमेंट से इसका पता चला, मैंने ट्वीट हटा दिया। मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को 1 साल पूरे होने वाले हैं। इस मौके पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर घाटी में सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाने की पूरी तैयारी की है। यह तैयारी पिछले 1 महीने से चल रही है। इसका खुलासा खुफिया विभाग की एजेंसियों ने किया। दरअसल कुछ दस्तावेज सामने आए जिनमें पाकिस्तान की नापाक हरकत का खुलासा हो। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान 5 अगस्त को मुजफ्फराबाद जाएंगे, जहां वह असेंबली में कश्मीरी लोगों के प्रति सहानुभूति जाहिर करेंगे। इसे लाइव दिखाया जाएगा। दस्तावेजों के मुताबिक इमरान खान वहां बोलेंगे कि हम कश्मीरी भाइयों के प्रति हो रहे जुल्म के खिलाफ हैं और इस मसले को उठाते रहेंगे। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक फेक हैंडल से फर्जी खबरें फैलाने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान में 5 अगस्त को ब्लैक डे के रूप में प्रचारित किया जाएगा। इस दिन 3 मिनट का एक वीडियो जारी किया जाएगा, जिसमें भारतीय सेना कैसे कश्मीरी लोगों पर जुल्म करती है दिखाया जाएगा। सभी पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स में यह दिखाया जाएगा कि कैसे भारत ने जम्मू कश्मीर पर अवैध कब्जा किया हुआ है। वहीं खुफिया एजेंसियों के दस्तावेज के मुताबिक 4 अगस्त को पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन के मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप को POK में विजिट कराने के लिए ले जाया जाएगा। इस दौरान पाकिस्तानी सशस्त्र बलों का PR विंग इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस प्रेस रिलीज जारी करेगा और भारत में इस तरीके से यूनाइटेड नेशन की मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप को जाने की आज़ादी नहीं है। ANB सुपरफास्ट में इतना ही। करण जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।